हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है शुभम शुक्ला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एडू कॉर्नर पे, जो कि स्पेसिफिकली आज मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूं। और मेरे लाइव आने का जो मुख्य कारण था वो था डिस्कशन, क्योंकि आपके 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस ऑफिशियली ओवर हो गए हैं। ज़्यादातर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स भी ओवर हो चुके हैं और सीबीएसई के भी बोर्ड एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। तो एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपसे करने आ रहा था, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ के बारे में। क्योंकि देखिए, JEE और नीट वगैरह की तैयारी तो बच्चे साल भर करते हैं और काफ़ी कुछ उसमें डिस्कशन होते रहता है, आसपास में भी, कोचिंग्स में भी, वगैरह वगैरह, जहाँ पर भी आप ज्वाइन करते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो हो सकता है ज़्यादातर बच्चों ने, लाखों बच्चों ने इनफैक्ट पूरे देश में भरा होगा, और एक पैन इंडिया एग्ज़ाम है जिसका नाम है CUET। ठीक है, तो CUET का जो एग्ज़ाम है, अगर बात की जाए उस एग्ज़ाम की, तो कुछ लोगों ने ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म आपने भर दिया होगा। उसका तो दोबारा विंडो भी खुल चुका है एक बार, है ना। सेकंड विंडो भी ओपन हो चुका है। अगर किसी ने मिस आउट कर दिया होगा तो 23-24 फरवरी के आसपास फिर से फॉर्म भरने का विंडो खुला है, एक बार अभी ओपन है। बहुत जल्दी क्लोज़ होने वाला है, तो आप भर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं उस चीज़ डिटेल पे नहीं जाऊँगा कि CUET क्या होता है। शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि CUET बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जो 17-18 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ये कुछ बड़े, JNU हो गया, ये कुछ बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए NAT, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बॉडी के अंतर्गत। उसमें आपको एग्ज़ाम दे के परसेंटाइल बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे टेस्ट होना है और आपको सिलेक्शन होना है। उस हिसाब से फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट होगी। इससे पहले, प्रायर टू अराउंड अ डेकेड अगो, उतना भी नहीं, 7-8 साल पहले तक, ये सारी यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बना के आपका एडमिशन लेती थी। पिछले कुछ समय से जब एजुकेशन पे काम हुआ, जब लोगों को लगा कि नहीं, 12th पे लेना इज़ नॉट फेयर, बिकॉज स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स अलग होते हैं, CBSE का एग्ज़ाम अलग, तो ICSE का एग्ज़ाम अलग होता है, तो डिसाइडेड कि चलिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उसको CUET का नाम दिया गया और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ बच्चों में, आज भी बहुत पॉपुलर है। वो बच्चे जो JEE या नीट वगैरह के हायर लेवल के कोर्सेज़ पे नहीं जाते हैं, वो वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए, जैसे BSc BCA वगैरह के लिए, और भी छोटे कॉमर्स लेवल पे जो BCom या BBA वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए आप CUET क्रैक करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सिलेबस को एवेल्यूएट करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होता है, कैसे रहता है, क्योंकि ये चैनल स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू मैथमेटिक्स है और साथ ही साथ फिजिक्स है, तो हम फिजिक्स का एनालिसिस करेंगे। बट इन दो बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने और जो सब्जेक्ट चुना है, क्योंकि आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स चुने होंगे, मिनिमम 4 सब्जेक्ट तो आप बच्चा चूज़ करता है, उससे ज़्यादा चूज़ करना इज़ नॉट वाइज। ठीक है, तो अगर आपने चूज़ किया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, और अगर आपने जनरल स्टडीज़ तो खैर होता नहीं है, मान लीजिए आपने केमिस्ट्री चूज़ की हुई है उसके साथ साथ, तो किस तरीके से आपका सिलेबस होगा, मोस्ट लाइकली आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको सिलेबस की जानकारी, अगर आपको कहीं से भी कोई सिलेबस डाउनलोड करना होगा तो, ठीक है। बट ओवरऑल मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि सिलेबस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम आप देंगे CUET का, तो CUET का जो मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, वो आपका 95 से 100% जो है 12th के सिलेबस पे आता है। वेदर यू गो विथ फिज़िक्स, वेदर यू गो विथ केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आप कुछ भी ले लीजिए, आपने 12th में जितना पढ़ा हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है, उससे ज़्यादा आपका कभी नहीं पूछेगा। अभी मैं सिलेबस में जाऊंगा, मैं सिर्फ मैथ्स और फिज़िक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा। बट बताया मैंने कि आप सबको, चाहे आप अकाउंटेंसी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, किसी को भी बायोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, किसी को भी हिस्ट्री हो, आप इवेल्यूएट कर सकते हैं। 12th से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन मॉडरेट होता है, ठीक है। कंपेयर टू इस बार के, अगर मैं CBSE के एग्ज़ाम्स को देखूँ, तो अगर आपका CBSE का एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो आई कैन सेफली से
कि हाँ आपका जो CUET का एग्ज़ाम है वो कंफर्टेबली आप क्लियर कर सकते हैं। द की डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है, जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जो डिसाइड करता है कि आपके परसेंटाइल्स कैसे बनेंगे, दैट इज़ द एफिशिएंसी। मतलब आप कितनी देर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हो। मतलब अगर आप काबिल नहीं हो कि आप 3 घंटे में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, गिवन दैट कि सब MCQ होता है, देन आई एम सो सॉरी, आपके लिए नहीं है। अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम्स होते हैं, बट स्टिल यू शुड बी एबल टू प्रैक्टिस कि एटलीस्ट आपके 100 MCQs हो जाए। और ये MCQs एग्जैक्टली 12th CBSE लेवल पे होते हैं। I can't speak about state board examination obviously, but CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के MCQs में अगर आपको दिक्कत नहीं आई आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स अ फैक्ट, क्लियर है। इससे ऊपर कोई डिस्कशन का बात नहीं है। तो एफिशिएंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। इसके बाद आता है कि अभी तो मैं एग्ज़ाम पे डिस्कशन कर रहा हूँ, रिजल्ट पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग शिफ्ट्स में होती है, ऑब्वियस सी बात है। मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके एग्ज़ाम आपको अलॉट होंगे, 2 शिफ्ट में भी 3 शिफ्ट, कभी कभी 3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम देना पड़ जाता है। वो जब आपका एडमिट कार्ड आपको अलॉट होगा उस समय आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि मोस्टली क्या पता चला हमें कि हमें हर एक चीज़ जो है 12th, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। 12th इज़ द बार, मतलब उससे ऊपर आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की। देन आपका जो डिफ़िकल्टी होता है वो ईजी टू मॉडरेट होता है। आई डोंट थिंक, मैं तो ईजी पे ही रखता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। और आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज़, 5 मार्क्स आपको अलॉट किया जाता है करेक्ट क्वेश्चन के लिए, और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस वर्क विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके स्ट्रक्चर की। एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से होता है कि आप किस हिसाब से अपना माइंडसेट कर सकते हैं। आपके पास 2 महीने हैं अभी भी मोटा मोटी प्रिपेयर करने के लिए। इन 2 महीने में आप बहुत कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, कितने मार्क्स का आता है, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम सिलेबस पे, है ना। तो जस्ट सेकेंड, ये मेरे पास मैथ्स का सिलेबस है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2026 मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स दोनों का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 319 का सिलेबस है। चैप्टर अगर आप देखेंगे सेक्शन A1, तो आप देखिए एलजेब्रा में क्या क्या आता है, मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप, मैट्राइसेस जो आप इस साल 12th में पढ़ते ही हो, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के एलजेब्रा बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देन डिटर्मिनेंट्स है, आपको पता है डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर, माइनर, ये सब डिटरमाइन करना होता है। उसके बाद इन्वर्स, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। और उसके बाद मैट्रिक्स मेथड से, जिसको क्रैमर रूल वगैरह का इस्तेमाल करके और नॉर्मल मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो होता है। कैलकुलस में ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स होगा और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि आप एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ते ही हैं। मैक्सिमम मिनिमम, ये भी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन इंटीग्रल का, तो इनडेफिनेट का सिंपल और उसके साथ साथ में फार्मूला के साथ, और डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशन एरिया अंडर कर्व, सिंपल कर्व्स होते हैं, सर्कल, आपका एलिप्स, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, उससे ऊपर नहीं आता। मल्टीपल कर्व वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं गिवन दैट। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन, देन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल फैक्टर वाले क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल प्रोबेबिलिटी आपने बोला। एलपीपी आपको पता ही है, फिजिबल रीजन्स और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। थोड़ा डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रिलेशन फंक्शन आता है अलजेब्रा में, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस वगैरह। उसके बाद आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज, डोमेन और साथ ही साथ में उसका ग्राफ वगैरह उसको सॉल्व करना। मैट्राइसिस में मैट्राइसिस के सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, देखिए स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टी, जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, प्रूफ वगैरह। डिटर्मिनेंट्स में आप देखिए स्क्वायर, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को माइनर और कोफैक्टर निकालना। देन डिटर्मिनेंट्स के इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्राइंगल, एडजॉइंट, इन्वर्स, कंसिस्टेंसी चेक करना, सॉल्व करना वगैरह वगैरह। कैलकुलस में अगेन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जहाँ पर बच्चों को बहुत समस्या होती है। आई गॉट टू मैनी थिंग्स टू से अबाउट इट, बट हम लोग डिस्कस करेंगे। देन डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन,
ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीज़ें होंगी आपकी। लॉगरिथमिक सबका डिफरेंशिएशन, बेसिकली सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज, जो कि जैसे अगर वॉल्यूम ऐसा चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया क्या होगा, वो वाला। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वेरी पॉपुलर। मैक्सिमा मिनिमा आपने क्लास 12 के लिए पढ़ा ही होगा, है ना। इसके बाद सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, एकदम सिंपल, मतलब आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, रियल लाइफ सिचुएशन पता है, बस इतना। वैसा नहीं जैसा 12th में ऐसा दिया है कि एक स्क्वायर के अंदर अगर मैं एक ट्राइंगल कोन काटूंगा तो मैक्सिमम, उतना टफ नहीं जाता है, बेसिक लेवल पे जाता है। इंटीग्रल्स, सारे इंटीग्रल्स जितने आप पढ़े हैं इनडेफिनेट में सारे, और जब आप डेफिनेट पढ़ेंगे तो उन डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो थ्योरम्स, जो कि प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करते हैं, 8 और 9 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सिंपल एरिया अंडर कर्व, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स। लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी चीज़ें जो 12th की है। वेक्टर्स, देखिए वेक्टर ध्यान देंगे, सिंपल वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर्स के टाइप्स वगैरह वगैरह, स्केलर वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी आपको इसमें पढ़ने हैं, और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब अगर एरिया निकालने दे दिया वेक्टर का या वर्क डन निकालने दे दिया तो वो सब आपको आना चाहिए। 3D वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का, इसमें सिर्फ आपको लाइन पढ़ने हैं, देयर इज़ नो प्लेन, जैसा कि आपके 12th के सिलेबस में है ही नहीं प्लेन, वैसा ही। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वंस अगेन वेरी इजी, और एंगल बिटवीन टू लाइन्स, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ऑल दैट। LPP नो नीड टू टॉक अबाउट इट, आपको पता ही है LPP क्या होता है। ग्राफिकल मेथड, जिससे आपको पूरा फिजिबल रीजन, नॉन फिजिबल रीजन, ये सब चीज़ें सॉल्व करनी है। और लास्ट में प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ते ही हैं, PA/B वाला। देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाइड मैथमेटिक्स, I don't teach applied mathematics and I don't make videos on it also. So applied mathematics भी लगभग सेम होता है, जहाँ पर वो अलग हो जाता है ना, वो ये वाला पार्ट अलग हो जाता है बेटा आपका। प्रोबेबिलिटी में बहुत थोड़ा सा आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, बिकॉज यू कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आपको पता होगा इकोनॉमिक्स और इको और अकाउंट्स में आप पढ़ते हो, अगर किसी ने लिया हुआ है तो उसकी बात है। टाइम बेस्ड डेटा है ना, और साथ ही साथ में स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत, देखिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये काफ़ी वास्ट हो जाता है, तो ये आपको बड़ा पता है। LPP आपका सेम रहेगा, बस फाइनेंशियल जो आप पढ़ते हैं LPP वो आपका ऐड हो जाएगा, जो भी आप दे रहे हैं। तो ये कॉमर्स वालों के लिए स्पेसिफिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है मोस्टली। इसके अलावा फिजिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बहुत इजी है, 12th वंस अगेन, है ना, 322 इसका कोड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आपको पता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका कूलम्स लॉ हो गया, है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, गॉस थ्योरम हो गया, फ्लक्स हो गया, गॉस थ्योरम के सारे एप्लीकेशन, स्ट्रेट वायर हो गया, इनफाइनाइटली प्लेन हो गया, शेल हो गया। देन कंडक्टर और उसके डाइलेक्ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हो गए, पोलराइजेशन वगैरह। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सारे इंपॉर्टेंट, देखिए ओम्स लॉ है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टेम्परेचर, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारी चीज़ें हैं। देन मैग्नेटिक इफेक्ट में बायोट-सेवर्ट लॉ दिख रहा है आपको, 12th में आपने पढ़ा ही हुआ है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। मूविंग चार्ज, उसके बाद आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कंडक्टर, जिस हिसाब से इस साल 12th का फिजिक्स का पेपर आया था, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मैनी स्टूडेंट्स। कई रीजन्स पे सरल भी आया था, बट हमारे रीजन्स पे तो खासकर छत्तीसगढ़ रीजन में मैं रहता हूँ, बहुत टफ था, है ना। तो बेटा थोड़ा फिजिक्स में आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आपने फिजिक्स चूज़ किया हुआ तो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको पता ही है क्या होता है। बार मैग्नेट, उसके सारे, खासकर ये पैरा डाई फेरो सब्सटेंस जो होते हैं ये, है ना, मैग्नेटाइजिंग वगैरह, ये आपको पढ़ने हैं। EMI आपको पता है, फैराडेज लॉ, लेंस करंट, पावर। उसके बाद AC में अगर आप देखेंगे तो LCR सर्किट है, ये LCR सर्किट है यहाँ पर, ठीक है, और जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है। देन EMW में डिस्प्लेसमेंट करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अलग अलग स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये आप बहुत इजी चैप्टर है, बेसिकली द मोस्ट इजी चैप्टर। ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन है मिरर का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ऑप्टिकल फाइबर है, स्फेरिकल सरफेस है वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ये सारी चीज़ें इस पर डिस्कस है। इसके अलावा अगर देखें
ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर्स, हाइगन्स थ्योरी, ये आ गया आपका वेव, ये तो ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स आ गया, वेव फ्रंट, हाइगन्स थ्योरी, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल। देखिए अब क्योंकि आप एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर देंगे तो आपको ये प्रूफ करने तो नहीं आएगा, लेकिन आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, है ना। एंड देन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑब्वियसली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, आपको पता है, और डिफ्रैक्शन के साथ साथ। देन ड्यूअल नेचर है ना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेनर्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह। एटम एंड न्यूक्लियाई में वही है आपके रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, है ना। उसके बाद मास एनर्जी रिलेशन, एटॉमिक मास वेरिएशन वगैरह वगैरह। और लास्ट में आपका सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर आता है, जिसके बारे में अच्छे से पता ही है आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके एप्लीकेशन एज ए रेक्टिफायर। तो ये बेसिक आपके चैप्टर्स हैं जो कि आई थिंक आपने क्लास 12 में अच्छे से किया हुआ है कवर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, मैं लाइव आना शुरू करूँगा पिछले 2-3 साल के PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और PYQ बनाने के साथ साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि आपका पूरा 12th का जिस भी सब्जेक्ट का, चाहे हम मैथ्स का कर रहे हो चाहे हम फिजिक्स का कर रहे हो, पूरा 12th का आपका टॉपिक्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप नहीं 12th आपका क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है 45 दिन में 12th पढ़ाना, ठीक है, कोई भी आपको पढ़ाए, चाहे मैं पढ़ाऊँ या कोई और पढ़ाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हम साथ ही साथ चैप्टर्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्लास 12th के, मैथ्स के हों चाहे फिजिक्स के हों। CUET बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे हर चैप्टर से, ठीक है। बट मेरा मेन फोकस है PYQ पे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हम CUET की तैयारी करेंगे। सीरीज़ का किक ऑफ कर रहा हूँ मैं मैथ्स और फिज़िक्स को लेकर। ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग और थ्योरी पे भी ध्यान देंगे, थ्योरी भी आपको बताया जाएगा मेरे द्वारा, है ना। और साथ ही साथ में हम इसको पूरी तरीके से क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो मिशन 2026 CUET हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। किसी भी तरीके से हमें इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करना है, PYQ सॉल्व करना है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से जा सके। तो ये था मेरा ओवरऑल ओवरव्यू सिलेबस को लेके, किस तरीके से पेपर आ सकता है, क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो आपके लिए बना रहा था, तो हेल्दी डिस्कशन के तौर पे मुझे ये करना था, तो दैट्स व्हाट आई डिड। और रही बात आपके प्रिपेयर नहीं होगे आप, है ना, चीज़ों को लेके, आपका 12th क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से आप उसको कर नहीं सकते। तो हम क्या करने वाले हैं, हम PYQs, इस पे अपना हैवी फोकस होगा, हैवी मतलब हैवी फोकस होगा, क्योंकि आपको पता चल जाए किस तरीके से पेपर आता है। साथ ही साथ मैं 12th के आपके सारे CUET के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो कवर करूँगा, मैथ्स के और फिज़िक्स के, ठीक है, ताकि हमारा मिशन CUET 2026 जो है कामयाब हो सके। तो हम डेली क्वेश्चंस बनाएंगे, एक एक चैप्टर से डेली वीडियोस डाल के मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा सकूँ आपको डेली एवरी डे, है ना। और अगले 1.5 महीने तक हम यही करने वाले हैं, ताकि 2 महीने में आपका पूरा फिजिक्स और मैथ्स CUET के कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपका 12th क्लियर होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका 12th क्लियर नहीं है, आपसे नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो इसी अच्छे उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़। हेल्प करूँगा आपकी मैं कम्प्लीटली फ्री, क्योंकि 10 से 15 साल मुझे हो गए हैं, और पिछले 7-8 सालों में CUET के मेरे मतलब ऐसा है कि मैं CUET मेरा प्राइम फोकस रहा है, नॉट JEE नॉट नीट, ठीक है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। CUET में भी अब आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, वो यहाँ पर मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं करने वाला हूँ। तो गिवन दैट आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना।
और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये सारी ओवरव्यू सिलेबस डिस्कशन जो मैंने आपको दिखाया वो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सारी जानकारी जो नेसेसरी जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। गुड लक एंड थैंक यू।